हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MP वर्ग 2 आपके मेंस एग्ज़ाम्स के लिए अर्थात आपकी चयन परीक्षा के लिए जो केमिस्ट्री की हम थ्योरी वाली क्लासेस यहाँ पर कवर कर रहे थे, उसी क्रम में ये हमारी अगली क्लास रहेगी। और इसमें हमारा नया टॉपिक जो आपके पात्रता परीक्षा के सिलेबस में दिया गया है, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा और यहाँ से आप देखना आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम पात्रता परीक्षा में जो आपके टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं को क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर कवर कर रहे थे। तो उसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक है अम्ल क्षार और लवण वाला। ठीक है, इससे पहले आपके जो टॉपिक दिए गए हैं आपकी पात्रता परीक्षा के सिलेबस में, चाहे आपका पदार्थ हो, पदार्थ का वर्गीकरण हो, आपका इसके बाद आपके जो है परमाणु की संरचना हो। परमाणु की संरचना अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आवर्त सारणी, फिर इसके बाद तत्व यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण वगैरह, ये सारे टॉपिक आपके बहुत डीप में हम आपको क्लियर करा चुके हैं। तो आप सारे सेशन देख सकते हैं। आज का ये हमारा जो सेशन रहेगा ये 39 नंबर का सेशन है। ठीक है, इससे पहले आपके 38 सेशन हो चुके हैं, जिसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से सारी थ्योरी को कवर कर सकते हैं। तो जैसे आप बायोलॉजी की यदि क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और केमिस्ट्री की अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो इसमें आपको NCERT के अलावा जो अन्य ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनका डाटा आपको देखने को मिल जाएगा और एक ही जगह पर हर एक चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो अलग अलग नाम से प्लेलिस्ट बनी है। MP वर्ग 2 चयन परीक्षा केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी बना दी है। फिजिक्स के अभी 2 ही सेशन हुए हैं। एक बार आपकी जो केमिस्ट्री है थोड़ी सी यहाँ पर यदि कवर हो जा रही है तो फिर हम फिजिक्स के सेशन भी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और बायोलॉजी की लगभग 65+ क्लासें हो गई हैं। उसमें अब जो आपके 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत सारा मटेरियल आपका भी छूटा हुआ है, तो उसको भी हम कवर करवाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, स्कूल जाना रहता है और फिर मतलब थोड़ा सा घर पर भी काम वगैरह हो जाता है तो टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी आपको डेली हम क्लास देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो अम्ल की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा किस चीज़ में कौन सा अम्ल होता है, एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अम्ल क्षार और लवण पढ़ें उससे पहले हमें जानना है कि ये होते क्या हैं। ठीक है, जैसे हम कह देते किसी चीज़ का pH मान इतना है, तो ये pH मान होता क्या है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में आपकी क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो अभी तक की हमारी क्लास नंबर 39 है। इससे पहले आपकी 38 क्लासें हो गई हैं और इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है, और आप बायोलॉजी की यदि प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो उसकी भी आपकी जो है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पर लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट रहेंगे आपके लिए। दोबारा से आपका थ्योरी का रिवीजन हो जाएगा और आपको क्वेश्चनों का आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो अम्ल क्षार और लवण पढ़ने से पहले उनके गुण उपयोग क्या होते हैं, हम पहले जानेंगे pH मूल्य के बारे में कि pH होता क्या है। ठीक है, तो देखिए pH का फुल फॉर्म या pH क्या होता है देखेंगे। तो pH मूल्य एक ऐसी संख्या होती है, पोटेंशियल हाइड्रोजन इसको कहते हैं। pH मूल्य एक ऐसी संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। तो एक लाइन, एक संख्या मान के चलेंगे, ये जैसे आपकी लाइन हो गई। ठीक है, तो ये आपका 0 हो गया। अब एक तरफ आपके जो मान होंगे तो एक जो बताएगा वो क्षारीयता को, जो 7 से अधिक होता है, और जो अम्लीयता है तो उसको प्रदर्शित करता है। अब हमें देखेंगे कि pH पैमाने की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने, और pH का वो जो मान होता है वो 0 से 14 के बीच में होता है। अब देखिए जिन विलयनों का pH मान 7 से कम रहेगा वो आपके अम्लीय होंगे। जैसे हम कह देते हैं कि मूत्र का pH मान 7.4 है या कितना भी है, तो यहाँ पर रक्त का इतना है, आंसू का pH मान इतना है, तो आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट pH मान है वो याद रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो pH मान 7 से कम रहेगा वो तो अम्लीय कहलाएंगे और जिनका pH मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होंगे। अब जिनका pH मान 7 होता है वे उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। 7 से कम है
तो अम्लीय, 7 से अधिक हैं तो क्षारीय। जैसे हमने कह दिया मूत्र का पीएच मान 7.4 है, तो आप बता देंगे कि ये 7 से अधिक है मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है आपका मूत्र, ठीक है। तो इस तरीके से 7 से यदि कम है किसी का पीएच मान तो वो अम्लीय है, और यदि 7 है तो वो उदासीन है, ठीक। अब कुछ इम्पोर्टेंट हम पीएच मान देखेंगे, किसका पीएच मान कितना है, और जो यहाँ पर हमने डाले हुए हैं पीएच मान ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और यदि आपको डायरेक्ट पता है तो आप सही जवाब लगा देंगे, अन्यथा गलत हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले एक क्रमबद्ध रूप से ही लिए हैं। जैसे नींबू होता है तो नींबू का पीएच मान क्या होता है, सिट्रस कैंकर नामक रोग हो जाता है इसमें, ये हमने आपको बताए हुए हैं। तो नींबू का पीएच मान है 2.2। सिरका का कितना है 2.4। फिर है शराब का 2.8। तो इनको डायरेक्ट याद रखेंगे 2.2, 2.4, 2.8। नींबू, सिरका और शराब का। फिर टमाटर जो जूस होता है इसका 4.0 से 4.4। मतलब यहाँ आप ये देख रहे हैं कि जितना भी ये अम्लीय पीएच मान है 7 से कम है जहाँ तक, वहाँ तक ये कैसे हैं, अम्लीय हैं, और जैसे ही 7 से अधिक होगा वो क्षारीय प्रवृत्ति हो जाएगी। तो देखिए नींबू का 2.2, सिरका 2.4, शराब का 2.8, टमाटर जूस 4.0 से 4.4, बियर का 4.0 से 5.0 के बीच में, कॉफ़ी का 4.5 से 5.5, मानव मूत्र का 6 होता है, ठीक है। कहीं कहीं थोड़ा सा ये डाटा चेंज भी रहता है, लेकिन आपको याद रखना है 6, ठीक है। इसे किस तरीके से याद रखते हैं, मूत्र से दुर्गंध आती है और हम कहते हैं छी, तो 6 मानव मूत्र का 6 हो जाएगा। मानव लार का 6.5 से 7.5 के बीच में होता है, ठीक है। अब देखिए मानव रक्त 7.4, दूध का पीएच मान कितना है तो 6.4 है, और समुद्री जल का कितना है तो 8.4 है, ठीक है। तो ये इतनी आपको पीएच वैल्यू याद रखनी। इसके अलावा भी आपको जब हमने पाचन तंत्र पढ़ाया हुआ था आपके बायोलॉजी में या अन्य जो तंत्र हैं वहाँ बताया था गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका कितना होता है, ठीक है। जो आपका अग्नाशयी रस होता है उसका कितना होता है पीएच मान, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। अब पीएच मान जो होता है, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व क्या है, तो मनुष्य और पशुओं में जो पीएच वैल्यू होती है इसका महत्व क्या है। तो जैसे हम आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि मानव का जो आमाशय होता है वहाँ पर भोजन की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो वो अम्लीय होती है, और वहाँ पर आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो उसकी प्रवृत्ति को बदल देता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि मनुष्यों और पशुओं में जो पीएच होता है, तो देखिए शरीर में होने वाले जो जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर जो पीएच वैल्यू होती है, मतलब मानव शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं उनमें जो आपके पीएच की वैल्यू होती है वो 7 से 7.8 तक होती है। यहाँ पीएच में थोड़ा सा परिवर्तन इन क्रियाओं में बुरा असर डाल देता है। यदि पीएच वैल्यू बहुत अधिक हो जाती है इससे या बहुत कम रह जाती है तो फिर यहाँ पर जो आपके शरीर पर जो है गलत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखिए अम्लीय वर्षा, जब वर्षा का जल जो होता है इसका पीएच 5.6 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, और ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, ठीक है। जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो पानी का पीएच कम हो जाता है और वह अम्लीय हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय जीवन का अस्तित्व कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है पौधों में पीएच का क्या महत्व है, तो एक विशिष्ट पीएच के वर्ग की मिट्टी के पौधों का स्वास्थ्य विकास होता है। यह मिट्टी क्षारीय और अत्यधिक अम्लीय नहीं होनी चाहिए। यदि अत्यधिक क्षारीय होगी या अत्यधिक अम्लीय होगी तो फिर पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते, तो इसके लिए भी निर्धारित पीएच वैल्यू होती है। फिर पाचन तंत्र, पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl इसका उत्पादन होता है जो पाचन में सहायक होता है। जब हम मसालेदार भोजन खाते हैं तो पेट में अम्ल बनता है जो कि अम्लता पेट में जलन और कभी कभी दर्द का कारण बन जाती है। इससे बचने के लिए कभी कभी प्रति अम्ल जो होता है मैग्नीशिया के दूध की तरह क्षार का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है पीएच का महत्व आपके शरीर में, जानवरों के शरीर में, मिट्टी में और पौधों में। अब देखिए अम्ल क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ हम देखेंगे। तो अम्ल यानी यौगिक, अम्ल यौगिक पदार्थ है जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान हों तथा जिन्हें अंशतः या पूर्णतया धातुओं या धातुओं के सादृश्य
आचरण करने वाले मूलकों द्वारा विस्थापित करने पर लवण का निर्माण होता है। तो अम्ल यौगिक पदार्थ हैं। कैसे हैं? यौगिक पदार्थ मतलब जो अम्ल होते हैं वो 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से बनते हैं। तो हम यौगिक पढ़ चुके हैं, तत्व पढ़ चुके हैं और आपके मिश्रण को भी पढ़ चुके हैं। तो जिनमें एक या एक से अधिक जो विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु हैं वो विद्वान हों और जिन्हें अंशतया या पूर्णतया धातुओं या धातुओं के सादृश्य आचरण करने वाले मूलकों द्वारा विस्थापित करने पर लवण का निर्माण होता है। जो क्षारक या क्षार से अभिक्रिया करते हैं, लवण एवं जल बनाते हों, जिनके जलीय घोल नीले लिटमस को लाल करते हों और जो स्वाद में खट्टे हों। यदि इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं तो वो क्या हैं? आपके अम्ल हैं। अब अम्ल की हम गुण देखेंगे तो ये आपको याद रखने हैं। अम्ल और क्षार के गुणों में क्या अंतर है, डिफरेंट यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो देखिए, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरा इनका क्या है गुण? अच्छे और प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। कैसे? सुचालक होते या चालक होते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। भस्म और क्षार से प्रतिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। दोनों फैक्ट याद रखिए। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। ये याद रखना है। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अभी हम जब आगे क्षार को पढ़ेंगे तो वहाँ इसका विपरीत आपको देखने को मिलेगा। अब अम्ल संबंधी जो विचारधाराएं बताई गई हैं वो आपको याद रखनी है। सबसे पहली जो विचारधारा है वो आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत इन्होंने कब प्रस्तुत किया? तो सन 1884 में। इन्होंने कहा कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे अम्ल यहाँ है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह जल से क्रिया करेगा तो जल में घुलकर क्या दे रहा है? हाइड्रोजन का आयन दे रहा है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ब्रांस्टेड एवं लॉरी का सिद्धांत। अब इन्होंने क्या कहा? इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होंगे जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। फिर आए लेविस का इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया। इनके अनुसार अम्ल पदार्थ अणु, आयन या मूलक हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म यानी लोन पेयर स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती। तो ये विचारधारा याद रखेंगे कि किसने अम्ल के बारे में क्या कहा है। अब देखिए अम्लों का वर्गीकरण। तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऑक्सी अम्ल और एक अम्ल। तो देखिए ऑक्सी अम्ल क्या है? जिन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ जल आपका जो है ये एक ऑक्सी अम्ल है, इसमें आपका हाइड्रोजन भी उपस्थित है और ऑक्सीजन भी उपस्थित है। अब अम्ल, जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है उसे हाइड्रा अम्ल कहते हैं। यहाँ हाइड्रा अम्ल होगा तो जिसमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित वो हाइड्रा अम्ल है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब अम्लों के उपयोग देखिए कहाँ पर किस अम्ल का उपयोग होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पर हमने इंक्लूड किए हुए हैं और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसका सूत्र होता है। तो पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोट बनाने में, रंग और औषधियाँ बनाने में और संचायक बैटरियों में आपके किसका यूज होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। यदि आपने धातु अधातुओं के यौगिक पढ़े हैं तो वहाँ भी ये चीज़ें हमने आपको बताई हुई हैं। अब अगला है नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसका उपयोग क्या है? औषधियों के निर्माण में, उर्वरक बनाने में, फोटोग्राफी में, विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में, अम्लराज बनाने में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसका उपयोग क्या है? तो प्रयोगशाला में औषधियों के रूप में, अम्लराज बनाने में, रंग और औषधियों के निर्माण में। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल, विलायक के रूप में, सिरका के निर्माण में, एसीटोन बनाने में और खट्टे खाद्य पदार्थ जैसे कह दिया नींबू। नींबू में कौन सा आपका अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है खट्टे पदार्थ में। ठीक है, और कहाँ उपयोग होता है? सिरका के निर्माण, एसीटोन बनाने में। नेक्स्ट है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो है जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। फलों को संरक्षित करने में, रबड़ के स्कंदन और चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग होता है। चींटी के जो डंक होते हैं उसमें फार्मिक अम्ल ही पाया जाता है। अभी ये भी देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। अगला है ऑक्सैलिक अम्ल। फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है, कपड़ों की छपाई और रंगाई में, कपड़े पर स्याही के धब्बे हटाने। यदि स्याही के धब्बे आपके कपड़ों पर लग गए हैं तो उसको हटाने के लिए किस अम्ल का यूज होता है? ऑक्सैलिक अम्ल का।
नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संरक्षण के लिए कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट है साइट्रिक अम्ल। धातुओं को साफ करने, खाद्य पदार्थों व दवाओं के निर्माण और कपड़ा उद्योगों में आपके साइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। अब हम देखेंगे किस चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कह दिया सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इसी के अलावा आपका जो है संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल है? तो सिट्रिक अम्ल। कभी कभी नींबू में डायरेक्ट पूछता है, एसिटिक अम्ल भी ऑप्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इमली। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और सेव में आपके मौलिक अम्ल या मैलिक अम्ल आपका पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अम्लों को कैसे पहचान सकते हैं? तो अम्लों की पहचान और क्षार की पहचान यहाँ पर हमें करनी है। तो अम्लों की पहचान देखिए, किसी भी यौगिक के पहले हाइड्रोजन यदि लग जाए तो वे क्या होते हैं? अम्ल। अब पहले जब आप यौगिक जाने रहेंगे तभी आप बता पाएंगे कि ये अम्ल है या क्या है। तो तत्व यौगिक आपको बता चुके हैं। तो जब दो या दो से अधिक तत्व संयोग करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? यौगिक। और इनका अनुपात कैसा होता है? निश्चित। और जब ये अनुपात निश्चित नहीं रहता और कई सारे तत्व यहाँ पर मिल जाते हैं या कई धूल के कण वगैरह मिल जाते हैं, गैसें मिल जाती हैं, तो वो एक मिश्रण बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि किसी भी यौगिक के पहले हाइड्रोजन यदि लग जाए तो वे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अब देखिए, जैसे आपका यहाँ पर HCl है, ठीक है। तो यहाँ दो तत्व आप देख रहे, एक तो हाइड्रोजन है और एक है आपका क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ पर आपने देखा ये यौगिक है और यौगिक के पहले क्या लगा है? H लगा है। तो ये क्या हो गया? आपका अम्ल हो गया। यहाँ पर देखिए आप, ये है आपका H और F है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। नाम भी आप बता सकते हैं। यदि यहीं पर हम F की जगह पर Br लगा दें तो ये ब्रोमीन है, तो ब्रोमिक हो जाएगा, हाइड्रो ब्रोमिक अम्ल। HL हाइड्रो आयोडिक अम्ल। H2A तो जल होता है आपका, या हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। फिर ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, पीछे S लगा है। तो आप सब में देखेंगे कोई भी यौगिक होगा जिसके आगे यदि H लगा हुआ है तो एक पहचान तो ये है, ठीक है। आगे भी कई अपवाद भी होते हैं इसके, लेकिन जो 90% है आपकी जो है यही तरीका है आपके अम्ल को पहचानने का। अब यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल है तो आगे H लगा है तो ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर H2SO3 HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहते हैं इसको। आगे देखना है कि H लगा है कि नहीं लगा, और ये पूरा का पूरा क्या है? यौगिक है, ठीक है। तो ये होती है पहचान। अब अगली पहचान क्या है? जो अधातुएँ रहेंगी उनके ऑक्साइड जो हैं वो अम्ल कहलाते। तो अधिकतर जो अधातुएँ होंगी, अधातुओं के जो ऑक्साइड बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे, ठीक है। जैसे आपकी धातुएँ हो गई कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह, तो इनके जो ऑक्साइड रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके अम्ल कहलाएंगे। तो दो पहचान हो गई, एक तो जो यौगिक होंगे उसके आगे H लगा होगा वो अम्ल हैं। इसके बाद जो अधातुएँ होंगी उनके जितने भी ऑक्साइड होंगे, ऑक्साइड मतलब जिसके पीछे ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन के यौगिक अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? अम्ल। अगला देखिए, किसी भी यौगिक में यदि बाद में COOH लगा है तो वे भी क्या कहलाएंगे? अम्ल। ये तीन पहचान होती हैं आपके अम्ल की। पहली पहचान क्या हो गई? कोई भी यदि यौगिक दिया गया है, कोई भी यदि यौगिक है और उसके पहले H लगा हुआ है तो वो क्या है? आपका अम्ल है। दूसरी पहचान क्या हो गई? कोई भी यदि अधातु है, मान के चलिए यहाँ कार्बन है, ठीक है, ये क्या होती है? एक अधातु। तो जितनी भी अधातुएँ हैं उनके ऑक्साइड जो होंगे वो अम्ल कहलाएंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया CO2 क्या है, ऑप्शन दे दिया अम्ल है, क्षार है, क्या है, तो जब आपको पता होगा कि ये एक अधातु है और इसका जो ऑक्साइड है वो अम्ल कहलाता है, ठीक है। तो जितने भी आपके अधातुएँ हैं उनके ऑक्साइड क्या कहलाएंगे? अम्ल। दो पहचान हो गई। तीसरी पहचान क्या होती है? कोई भी यौगिक दिया गया है, जैसे ये दिया है HCOOH, तो यौगिक दिया है और बाद में यदि बाद में देखना है COOH लगा है तो वो भी क्या कहलाएगा? आपका अम्ल कहलाएगा। तो ये हो गया HCOOH। जैसे यहाँ दिया गया है CH3, फिर लिखा है COOH, तो ये भी क्या है? आपके अम्ल हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको अम्ल के बारे में याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको pH वैल्यू याद होनी चाहिए, किसकी pH वैल्यू क्या है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अम्ल क्या होते हैं, इनके क्या उपयोग होते, क्या गुण होते हैं, ठीक है, किस अम्ल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। इसके बाद आपको
किस चीज़ में कौन सा आपका अम्ल पाया जाता है। जैसे कह दिया चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल याद होनी चाहिए। यदि ये डायरेक्ट पता होती हैं तो सही है, और यदि पता नहीं होती तो यहाँ पर तुक्का लगाने में अधिकतर क्वेश्चन गलत ही होते हैं। ठीक है, अगले सेशन में अब हम पढ़ेंगे आपके क्षार के उपयोग, और इसके अलावा क्षार की पहचान कैसे करी जाती है, और लवण क्या होते हैं, उनके कहाँ पर क्या यूज होते हैं। ठीक है, यदि इस सेशन में कहीं पर भी आपका कोई भी डाउट बन रहा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को शेयर ज़रूर करना, और आप बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट आप प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, उसमें देख सकते हैं। लगभग 20+ प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपकी थ्योरी का, और वहाँ ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।